बार आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके ओबीई एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो में। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और निर्भरता सिद्धांत के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के टॉपिक को समझने के लिए उन टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप पहले वो टॉपिक समझें फिर आज की वीडियो पर आप देखें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उदारवाद के बारे में कि उदारवाद क्या है और इस संबंध में वुडरो विल्सन के विचार बताने हैं। यानी कि हमारे क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है कि आदर्शवाद क्या है, इस संबंध में वुडरो विल्सन के विचार बताने, यानी कि उदारवाद को ही आदर्शवाद कहा गया है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आपको आंसर जिस वे में आपको मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे आपकी स्क्रीन पर सामने जिस तरह से जो भी डिस्प्ले पर मेंशन होगा, आपको उसी हेडिंग वाइज में बनाकर आपको लिखना होगा। तो आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें छोटा सा परिचय लिख लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में लंबे समय तक मार्गेनथाउ का यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म लोकप्रिय रहा, जो इस मान्यता पर आधारित था कि राज्य की गतिविधियां मानव के स्वभाव से प्रभावित है। मानव अपना हित चाहता है और शक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिससे युद्धों का जन्म होता है। अतः मार्गेनथाउ का विचार था कि विश्व शांति का लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएस के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने उदारवाद प्रस्तुत किया, जो मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के विपरीत विचारधारा थी। यानी कि ये जो विचारधारा थी, ये कोई नई तो थी विचारधारा, लेकिन जो यथार्थवाद उपागम था, यथार्थवाद सिद्धांत था मार्गेनथाउ का, ये इसके विपरीत विचारधारा थी जो वुडरो विल्सन ने दी थी। विल्सन के विचार को यथार्थवादियों ने स्वीकार नहीं किया और उदारवाद पर व्यंग करते हुए इसे आदर्शवाद कहा। यानी कि उदारवाद का जो असली नाम आदर्शवाद पड़ा, वो यथार्थवादियों ने कहा। अब हम बात करते हैं कि उदारवाद यानी कि जो आदर्शवाद है, ये क्या है। इसमें हम लिखेंगे इसकी हेडिंग बनाकर कि उदारवाद को प्रथम विश्व युद्ध के बाद विल्सन ने प्रस्तुत किया। उदारवाद इस मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का मूल उद्देश्य इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कि विश्व शांति का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। उदारवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा, नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों के द्वारा विश्व शांति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तथा मानव मूल रूप से बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है, जो विश्व शांति चाहता है। यानी कि मानव का स्वभाव बुरा नहीं है। इनका जो मानना है उदारवादी विचारधारा का कि मानव का जो स्वभाव है वो बुरा नहीं है, वो हमेशा शांति चाहता है। तो दोस्तों, ये थे उदारवाद का अर्थ, आदर्शवाद का अर्थ। अब हम बात करते हैं कि उदारवाद की मान्यताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी मान्यता होगी कि मानव का उद्देश्य शांति प्राप्त करना है। यानी कि जिसमें हम हेडिंग जो बनाएंगे वो बनाएंगे मानव का उद्देश्य शांति प्राप्त करना है, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार मानव स्वभाव से हिंसक नहीं है, वह अपना हित चाहता है, लेकिन इससे भी अधिक वह शांति चाहता है तथा मानव के स्वभाव में और अधिक सुधार किया जा सकता है। यह इसकी पहली मान्यता है। इसकी दूसरी मान्यता है समाज कल्याण का उद्देश्य है। यानी कि जिसकी हेडिंग में हम लिखेंगे कि मानव के विकास को समाज कल्याण के संबंध में देखना चाहिए। अर्थात मानव जितना अधिक विकास करता है, समाज के हित के लिए उतना ही अधिक दान देता है। इसलिए मानव का संबंध केवल हित से नहीं है। इसका तीसरी मान्यता है शिक्षा, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सभ्य बनाया जा सकता है और कोई भी सभ्य व्यक्ति हिंसा नहीं चाहता। अतः शिक्षा के माध्यम से शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो शिक्षा है उसी के माध्यम से शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी चौथी मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानून का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा देशों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है और देशों को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है जिनसे विश्व शांति के लिए खतरा हो। तो दोस्तों ये इसकी 4 मान्यताएं थी उदारवाद की। अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की कि उदारवाद में औचित्य क्या है इसका, कि उदारवाद में जो औचित्य है इसका वो क्या है, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी उपागम के अनुसार शिक्षा, विज्ञान और विवेक के द्वारा विश्व समुदाय के आचरण को तर्कसंगत बनाया जा सकता है। यानी कि उदारवादी राज्य और मानव स्वभाव के बीच सकारात्मक संबंध है, यह उदारवादियों का मानना है। इनके अनुसार कोई भी समझदार व्यक्ति अपने अल्पकाल के लाभ के लिए अपने दीर्घकाल का नुकसान नहीं करेगा। इसी प्रकार राज्य और देश अपने अल्पकाल के लाभ के लिए दीर्घकाल का नुकसान नहीं करना चाहेगा, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए और विवेक को बढ़ावा दिया जाए, यह तभी संभव हो सकता है। जिसमें उदारवादियों के अनुसार उनका मानना है कि हिंसा और युद्ध ये पागलपन कार्य है, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसलिए बुद्धि का विकास शांति के लिए आवश्यक है और बुद्धि का विकास सिर्फ तंत्रता के वातावरण में ही हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है। जब संपूर्ण विश्व के लोग परफेक्ट हो जाएंगे यानी परिपूर्ण हो जाएंगे तो युद्ध और हिंसा का अंत हो जाएगा। यहाँ पर इनका यह मानना है कि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, उनका जो माइंड एंड इसकी डेवलपमेंट होगी, कि दिमाग का विकास होगा, तो लोग समझदार होंगे, बातों को समझेंगे, तो ही उनका विकास होगा और वो परफेक्ट हो जाएंगे हर चीज में, और हिंसा वो क्या है, खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमने अब बात की इसके औचित्य के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से एक आलोचक के बारे में। स्टैनली हॉफमैन ने जो है वो उदारवाद के कट्टर आलोचक रहे हैं। इनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उदारवाद के साथ मेल नहीं खाती, क्योंकि उदारवाद के मुख्य तत्व है मध्यस्थता, समझौता, संधि और शांति, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तत्व जो है इसके विपरीत है, जैसे संघर्ष, युद्ध की स्थिति, शांति और खतरा। इसलिए आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदारवाद के साथ मेल बिठाने की है तथा ये कार्य उदारवाद द्वारा किया गया। अब इसमें बचा है लास्ट में निष्कर्ष, जिसमें हम लिखेंगे हेडिंग बनाकर निष्कर्ष की कि विल्सन का उदारवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आया। इसके विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय संघ बनाया गया, लेकिन स्वयं विल्सन के देश यूएसए ने राष्ट्रीय संघ को स्वीकार नहीं किया। इसलिए यूएस राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बन सका और दूसरे विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद विल्सन के विचारों का महत्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वहां पर जो उदारवाद था, इसकी जो मतलब फेमस था, वो खत्म हो गई है। दोस्तों अगर आप बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, जहां पर आप क्लिक करके उस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ केवल 49 रुपीज़ की है, जो बहुत ही कम रुपए मानता हूँ अगर आप इसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी से फटाफट आप क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।